राजनीति में कौन कब क्या फैसला लेगा ये उसकी हैसियत पर निर्भर करता है, उसकी ताकत पर निर्भर करता है आदर्श जी। अब यहाँ पर मैं अगर ये कहूँ कि पूरी जो महाभारत में जो पूरे कौरवों का जो नाश करवा दिया वो करवा दिया एक शकुनी ने। यहाँ पर एक संजय राउत पाल रखा था उद्धव ठाकरे ने। और वो कहते हैं ना कि मतलब सुंदरकांड में एक चौपाई आती है, उसमें कहते हैं कि अब मोई भा भरोसा हनुमंता बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। तो जब संत मिलते हैं तो आपके लिए अच्छा हो जाता है, और जब कुसंगति होती है तो ये हो जाता है। और ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संजय राउत ने पूरी तरीके से कांग्रेस और शरद पवार के लिए काम किया उद्धव ठाकरे के साथ रहते हुए। आज की तारीख में उनके यहाँ के लोग यही बात कह भी रहे हैं, और उनकी जो पूरे हाशिए पे वो चले गए उसका एक बहुत बड़ा कारण भी है रहा संजय राउत का। अब क्या है कि उद्धव ठाकरे को समझ में आ चुका है कि बाला साहेब ठाकरे का जो वैचारिक आख्यान था, जो उनका अपना अधिष्ठान था, उससे पूरी तरीके से विपरीत जाकर उन्होंने किस तरीके से अपने लिए हाराकिरी कर ली। अब उनको ये भी समझ में आ रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से लगातार फिलर मिल रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो नैसर्गिक वैचारिक सहयोगी हैं वो इस तरीके से अलग हों, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। अच्छा, एकनाथ शिंदे बाला साहेब ठाकरे की विरासत के संवाहक बन जाएं ठाकरेज के रहते हुए, आज की तारीख में बचा क्या? तो कुल मिला के अगर वो बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा के खिलाफ जो कांग्रेस के लिए उन्होंने कहा और जिस तरीके की राजनीति वो करते रहे, जिस विवादित ढांचा के डिमोलिशन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग अपोलोजेटिक होते थे पहले, उसमें बाला साहेब ठाकरे खुलकर बात करते थे। उसी शिवसेना ने किस तरीके से पूरी तरीके से वहां पर मुस्लिम लीग तरीकी पॉलिटिक्स की। ऐसे में अगर आप ये सोचें कि ऐसा नहीं हो सकता है तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आज की तारीख में उनके पास कुछ है नहीं। और बीएमसी में जो बात अभी समीर जी कहकर गए, समीर जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है कि अगर बीएमसी से अगर शिवसेना हट जाती है, भाई 55,000 कितना जयदीप जी, 55,000 करोड़ का शायद बजट सबसे बड़ा। अब मतलब कई विधानसभाओं का इतना बजट नहीं होता है। अगर उससे भी शिवसेना हट जाती है तो उसके बाद उनके लिए बचता क्या है? अच्छा, एक चीज आप समझिए कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए नक्षत्र का उदय हो चुका है, और वो है देवा भाऊ देवेंद्र फडणवीस। लगातार उस व्यक्ति पे बहुत सारी बातें कही, बहुत सारी चीजें कही गई। पहले उन्होंने क्या किया कि लगातार अपने शत्रुओं को, राजनीतिक जो प्रतिद्वंदी थे, उनको ठिकाने लगाते रहे, लेकिन अब वो सबको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो बड़ी पारी के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी उनके पीछे खड़ा हुआ है, और उद्धव ठाकरे ने कुछ भी उनके लिए कहा हो, लेकिन उद्धव ठाकरे के पास जो उन्होंने जाके जीतने के बाद जेस्चर दिया, जिस तरीके से उनको बुलाया, आमंत्रण दिया, मुझे लगता है कि ये भी चीजें मैटर करती हैं, जो पर्सनल केमिस्ट्री होती है। अब बात नहीं जरा शरद पवार, उनकी जो पूरी जो राजनीति रही है वो रही है हमेशा षड्यंत्र की और अनैतिक समझौतों की। आमतौर पे बिल्कुल विचारधारा का उसमें कोई रोल नहीं रहा, वो लगातार इसी तरीके के समझौते करवाते रहे। अब उनको भी समझ में आ रहा है अजीत पवार का व्यक्तित्व तो किसने खराब किया? अजीत पवार को अचानक भेज देना पहले देवेंद्र फडणवीस के साथ, उनको डिस्क्रेडिट करके सुप्रिया सुले के लिए रास्ता साफ कर देना, प्रशस्त कर देना, उन्होंने परिवार के भीतर भी यही किया। अब आज की तारीख में स्थिति यह है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों के समझ में आ रहा है कि भाई महाराष्ट्र में अगर अब रहना है तो अब बीजेपी कहना पड़ेगा। और एक चीज और समझिए, महाराष्ट्र की सियासत कभी बहुत ज्यादा विंडिक्टिव नहीं रही है, बहुत प्रतिशोधात्मक नहीं रही है, जैसे दक्षिण में होती रही या उत्तर प्रदेश में आपको दिखाई पड़ रही। सब लहरें गिनकर पैसा कमाने वाले लोग, व्यवसायी टाइप के लोग हैं। माया नगरी है तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पर नहीं जाते रहे। तो मुझे लगता है कि ये जो है नए आपको समीकरण देखने को मिलेंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे को मना पाना एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि उनको लग रहा होगा कि भाई मैं 2.5 साल मुख्यमंत्री रहा और मेरे चेहरे पर चुनाव हुआ, मैं पीछे बैठ गया, अब मैं उद्धव ठाकरे को क्यों एंट्री करने दूं, क्योंकि उद्धव के आते ही शिवसेना में वो और चले जाएगी। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।